नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश के 500 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं और इन 500 प्रश्नों में से ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम में फंसने की गारंटी हमारी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारी पहले लगभग 8 क्लासें हो चुकी हैं और आज ये 9वीं क्लास है। हमारा जो टारगेट है टॉप 500 प्रश्न करना है और लेखपाल के एग्जाम में ग्रामीण परिवेश के प्रश्न फंसाना है। 100% यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे, ये मेरा दावा है। लेखपाल 2015 का एग्ज़ाम में क्वालिफाई हूँ। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैंने क्वेश्चन इनके हाइड नहीं करे हैं, और सॉरी, इनके आंसर आज मैंने हाइड नहीं करे हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो सिर्फ याद करने से मतलब है। पहला क्वेश्चन, भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित हैं? तो दोस्तों, भूमि सुधार के विषय हैं राज्य सूची से, भूमि राज्य सूची से। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है याद करने की। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समवर्ती सूची लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, राज्य सूची इसका आंसर है। अब देखिए, भूमि सुधार, भूमि यानी भूमि किसके पास होती है? भूमि होती है राजा महाराजाओं के पास। राजाओं के पास होती है भूमि, तो भूमि किसके पास होती है? राजा के पास। राजा से क्या बना? राज्य है, तो भूमि का संबंध राज्य से। इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में कितने प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 49%। चकबंदी व्यवस्था के अधीन है 49%। अब देखो ट्रिक क्या याद करने की। चकबंदी, गांव में जब चकबंदी हुई तो 49 यानी कुछ लोग उड़न लगे। गांव में जब चकबंदी हुई तो कुछ लोग उड़न लगे, 49 उड़न लगे। इस तरीके से याद कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस प्रांत में लागू नहीं की गई थी? ये पूछ रहा किस प्रांत में लागू नहीं की गई थी, पूछ रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अवध। अवध में ये लागू नहीं की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न देखते हैं, जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी? तो कितने पर लागू थी जमींदारी व्यवस्था? 19% पर। 19 यानी जो जमींदारी व्यवस्था थी वो 19% भूभाग पर लागू थी। चलो, इसमें ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसी रट लियो इसे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अंग्रेज अधिकारी माहलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया था? तो कौन सा लाया था दोस्तों? होल्ट मैकेंजी। अब देखो ट्रिक क्या याद करने की। मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी। अब दोस्तों, क्या महालवाड़ी, महालवाड़ी यानी हाल बहुत बुरे हो गए किसके? मैकेंजी यानी मैकेंजी। इसके लास्ट हमारा कैंजी यानी कैंची। अगर किसी आदमी को तुम कैंची से काट दो तो उसके हाल बहुत बुरे हो जाते हैं। तो महाल यानी हाल, इसके लास्ट में क्या? मैकेंजी। मैकेंजी यानी कैंची, हाल ख़राब हो जाते हैं कैंची से। इस तरीके से ध्यान ट्रिक बनाकर ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। यही तरीका होता है याद करने का। ऐसा नहीं है आप रटो तो कल भूल जाते हैं। ट्रिक बनाकर याद करते हैं तो ऑप्शन देखकर याद आ जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु के बारामहल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था? तो दोस्तों, 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, सीमांत जोशी श्रेणी में कितना भूमि क्षेत्र शामिल पाया जाता है? यानी सीमांत पूछ रहा है, बोले सीमांत जोत जो श्रेणी है उसमें कितना भूमि क्षेत्र पाया जाता है? तो दोस्तों, 1 हेक्टेयर से कम जो है वो सीमांत जोत के अंदर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि सुधार से आशय होता है? तो दोस्तों, भूमि संबंधों का नियोजन, जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण और जोतों का पुनर्गठन। तो उपरोक्त सभी आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन भूमि सुधार के उद्देश्य में शामिल है? दोस्तों, ये सभी हैं शामिल, आपको पता होगा। आर्थिक असमानता को दूर करना, काश्तकार सुरक्षा, भूमि स्वामित्व प्रदान करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, काश्तकारी व्यवस्था में पट्टेदार किसानों के प्रमुख वर्ग निम्न में से कौन नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है? 10 में का आंसर जल्दी बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य काश्तकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व लगान का नियमन किस आधार पर किया जाता है? स्वतंत्रता पूर्व लगान का नियमन किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताइए, क्या है इसका आंसर? जल्दी बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, प्रथा मांग संभरण, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1792 की नीति के तहत एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंधों में कितनी भूमि निर्धारित की गई? तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग जानते होंगे कितना है, 27 एकड़। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भूदान आंदोलन 51। देखो ट्रिक है इसकी याद करने की। देखो, भूदान आंदोलन, जब आदमी को दान देता है तो 51 रुपये दान करता है वो। कोई भी आदमी अगर कहीं जाएगा मंदिर में या कहीं भी दान देता है तो 51 रुपये दान करता है। तो इसके लास्ट में 51, तो 1951 भूदान।
दान कितने का दिया जाता है? 51 रुपये का। 51 रुपये का तो कम से कम दान दो। तो इस तरीके से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1957 में ग्राम दान आंदोलन देश के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका नाम तेलंगाना। अब देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है याद करने की, ट्रिक बनाकर याद करवाता हूँ इसमें। 1957 में ग्राम दान आंदोलन, तो दोस्तों वर्ष 1957 में ग्राम दान आंदोलन देश के किस क्षेत्र में आरंभ हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, तेलंगाना। अब देखिए ट्रिक देखिए इसकी। ग्राम दान आंदोलन, जब गांव दान में दिया जाता है तो लोगों के तेल निकल जाते हैं। जब ग्राम दान में दिया जाता है तो लोगों के तेल निकल जाते हैं। ग्राम दान देने से तेल निकल जाते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं इसे। अगला प्रश्न, निम्न में किन कारणों से भूदान की सफलता सीमित रही? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है इसका, जुताई योग्य भूमि का वितरण न होना। अगला प्रश्न, भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये 7वीं भूमि अभिलेख। अब इसकी देखो ट्रिक सुन लो क्या है। भूमि अभिलेख, अभिलेख जो होते हैं वो 7 रखो अपने, जितने भी अभिलेख हैं सब अपने 7 रखो, सब अभिलेख अपने 7 रखो। 7 रखने से यानी 7वीं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अभिलेखों, भूमि के अभिलेख हमेशा अपने 7 रखने चाहिए, तो 7 से 7वीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण योजना किन कारणों से पूर्ण प्रगति नहीं प्राप्त कर सकी? तो दोस्तों इसका आंसर इजी क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार उपायों अथवा भूमि सुधार नीतियाँ किन कारणों से प्रभावकारी नहीं साबित हुई? तो दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा बिल्कुल। आप खुद दोस्तों इनके जब वीडियो देखने के बाद आप खुद ये क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। अगला प्रश्न, भू जोतों की चकबंदी से आशय होता है? तो दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन है। चकबंदी से आशय क्या होता है? गाँव में बिखरे खेतों को एक जगह मिलाना। सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों 1920 में बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषि विभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था? तो दोस्तों ये था 57% भूभाग अधीन था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कौन से कारक चकबंदी कार्य में प्रमुख बाधक साबित हुआ? बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर उपरोक्त सभी, जैसे राज्यों में चकबंदी कानून का होना, राज्यों का केवल ऐच्छिक चकबंदी का ध्यान देना, कृषकों में पैतृक भूमि के प्रति मोह होना। दोस्तों इजी क्वेश्चन है, इनमें ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। जिसमें ट्रिक की जरूरत होगी मैं ट्रिक बता दूंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है? दोस्तों डी सही नहीं है। इसमें आपको पता होगा, चकबंदी से भूस्वामी एवं कृषक संतुष्ट होना। दोस्तों आपको जब चकबंदी होती है तो कोई भी उससे संतुष्ट नहीं होता। भूस्वामी और कृषक जो हैं वो चकबंदी से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन इसमें दे रखा संतुष्ट होना, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नवीन योजना की शुरुआत 2008 में। नवीन योजना की शुरुआत कभी? 2008 में नवीन योजना। तो दोस्तों ट्रिक देख लो याद करने की। नवीन के लास्ट में क्या आ रहा? वीन यानी बीन। जब कोई आदमी बीन बजाता है तो भाई रात के 8 बजे बीन बजाता। ऐसे याद करो, एक आदमी रात के 8 बजे बीन बजाता और उसे 2000 का नोट मिल जाता। तो 2008 यानी नवीन यानी बीन। नवीन के लास्ट में क्या? बीन। जब कोई आदमी बीन बजाता है तो 2008 और शाम को 8 बजे बीन बजाता, 2000 रुपये से मिल जाते हैं। इस तरीके से ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर उपरोक्त सभी है, पढ़ लेना आप ध्यान से इन्हें। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन से राज्य ने भूमि अभिलेखों का 100% कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य पूरा किया है? बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर है? 26 में का आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, कर्नाटक। अब देखिए ट्रिक बना देता हूँ मैं इसकी 2 मिनट में, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन से राज्य ने भूमि अभिलेखों का 100% कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य पूरा किया? 100% कंप्यूटरीकरण यानी कर्नाटक। इसके लास्ट में क्या रहा? नाटक। दोस्तों नाटक जो होते हैं वो कंप्यूटर द्वारा बनते हैं। आप देखते होंगे टीवी पर जो नाटक चलते हैं वो सब कैसे बनते हैं? 100% वो कंप्यूटर द्वारा बनते हैं। वो नाटक कैसे बनते हैं? कंप्यूटर द्वारा बनते हैं नाटक। ऐसे ध्यान रखो, कंप्यूटर द्वारा नाटक बनते हैं ऐसे। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य डिजिटल हस्तांतरित रिकॉर्ड को कैडस्ट्रल मैप्स से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर है त्रिपुरा।
इसका आंसर क्या है दोस्तों? त्रिपुरा। अब देखिए आप याद कर सकते हैं इसे, कैडस्ट्रल मैप्स, कैडस्ट्रल त्रिपुरा यानी मैप्स यानी त्रिपुरा। इस तरीके से इमेज बनाकर आप याद कर सकते हैं, कैडस्ट्रल मैप्स त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2020 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका जारी की गई, जिसमें किन राज्यों की अपनाई गई प्रथा की सूची नहीं है? दोस्तों इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। देश के लगभग कितने प्रतिशत गाँव ने मानचित्रों के वास्तविक समय का अध्ययन करना शुरू कर दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको दिख रहा होगा 21%। अब देखिए ट्रिक बना देता हूँ इसकी, मानचित्रों यानी मानचित्र, गाँव के मानचित्रों के वास्तविक। तो मानचित्रों को रिलेटेड करो किससे? 21 से। किस तरीके से? मानचित्र। दोस्तों मानचित्र जो होते हैं वो 21 रुपये का मिलता है मानचित्र, ऐसे ध्यान रखो। मानचित्र 21 रुपये का मिलता है, मानचित्र 21 रुपये का मिलता है, ऐसा सोच लो, बस अपने आप याद हो जाएगा। ऑप्शन देख कर फिर अपने आप याद आ जाएगी। अगला प्रश्न। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई थी? तो स्वामित्व योजना ये आपको पता होगा दोस्तों, अप्रैल 2020 में की गई थी। अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों। स्वामित्व योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को कितनी भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया? 1 लाख को। अब देखिए ट्रिक क्या है इसकी, प्रॉपर्टी कार्ड 1 लाख। जिसके पास 1 लाख रुपए हैं, यानी कहते नहीं है गाँव में जिसके पास भाई लाखों रुपए हैं वो प्रॉपर्टी डीलरी का काम करता है, ऐसे ध्यान रखो। जिसके पास 1 लाख रुपए हैं वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया, जिसके पास 1 लाख रुपए हैं वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया। इस तरीके से याद कर सकते हैं ट्रिक लगाकर। दोस्तों ट्रिक फनी जरूर है लेकिन आपको ज़िंदगी भर के लिए याद करा देगी। प्रॉपर्टी डीलर के पास कितने रुपए? 1 लाख रुपए रहते हैं, ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हम हर वीडियो में 25-30 क्वेश्चन लाते रहेंगे जब तक 500% पूरे नहीं हो जाते, और 100% यहाँ से क्वेश्चन फंसने की गारंटी है। और दोस्तों अभी मैं अरिहंत की बुक से करवा रहा हूँ, इसके बाद में 2015 वाले मेरे ग्रामीण परिवेश के नोट्स हैं मेरे पास, जब मैंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किया था। उन नोट्सों के प्रश्न भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में करवाऊँगा ये सीरीज पूरी होने के बाद में। वो ज़्यादा प्रश्न नहीं है, वो लगभग ऐसे ही हैं 100-150 प्रश्न, उन्हें मैं पूरी करवा दूँगा ये सीरीज पूरी होने के बाद में। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर।